हे गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मारुति द एग्ज़ाम वॉरियर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय साक्षर अधिनियम के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट ही इम्पॉर्टेंट हैं जो हर किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आप यहाँ मेंशन भी देख सकते हैं और ये इतनी बार रिपीट होते हैं कि आपको इनको देखे बिना तो मुझे लगता है आपको एग्ज़ाम में जाना ही नहीं चाहिए। आइए हम अपनी सीरीज़ शुरू करते हैं। इसमें फ़र्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्षर अधिनियम है। तो पहला ऑप्शन है द लेक्स टोलिनिस, दूसरा लेक्स फोरी, तीसरा लेक्स फोरी लोसी सोल्यूनिस और चौथा है लेक्स लिटिस। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो लेक्स फोरी है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय साक्षर अधिनियम के विधेयक को तैयार किया गया था। ये क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता कोई गलत बताएगा। इसका हम डायरेक्ट अगर आंसर देख लें तो इसका है जेम्स स्टीफन। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे लगता है बहुत बार एग्ज़ाम में आया हुआ है। और थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम अपना कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो साक्ष्य अधिनियम के विधेयक का प्रारूप सर हेनरी मैन ने तैयार किया था? नहीं किया था। साक्ष्य अधिनियम के प्रारूप सर जेम्स स्टीफन ने तैयार किया था। यह राइट आंसर है हमारा। और तो देखने की मुझे लगता है ज़रूरत भी नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं यहीं पर ही आप दो क्वेश्चन आपने ये देख लिए हैं, सर जेम्स स्टीफन, ये दो बार आ चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का उद्देशिका के अनुसार है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है साक्ष्य की विधि को परिभाषित एवं संशोधित करना। सेकंड ऑप्शन है साक्ष्य की विधि का समेकन, परिभाषण और संशोधित करना। साक्ष्य की विधि का प्रकटन और परिभाषा और समेकन करना। लास्ट है साक्ष्य की विधि का प्रकटन, समेकन, परिभाषण, संशोधन करना। जो राइट आंसर है वो है क्या? समेकन, परिभाषित और संशोधित करना। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की उद्देशिका के अनुसार इस अधिनियम का प्रयोजन है। तो हम अभी ऊपर भी वही करा था हमने, तो हम डायरेक्ट देख लेते हैं। भारतीय साक्ष्य विधि को समेकित, परिभाषित एवं संशोधित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिक्स, साक्ष्य अधिनियम है तो ये क्या है? एक प्रक्रियात्मक संबंधी विधि है। प्रक्रियात्मक संबंधी विधि होती क्या है? तो हम अगर बात करें कि जो अधिकार और दायित्वों को सर्जन करने की प्रक्रिया को बताती है वो प्रक्रियात्मक विधि बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं। तो ये तो आप बता ही सकते हैं डायरेक्टली कि इसमें 11 अध्याय हैं और 167 धाराएं हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रारूप लिखा गया था, तो ये फिर से वही रिपीट हो गया कि सर जेम्स स्टीफन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही उत्तर इंगित कीजिए। साक्ष्य विधि है तो अभी हमने पीछे भी करा था, ये है लेक्स फोरी। 10th क्वेश्चन है हमारा, साक्ष्य विधि में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। ये क्वेश्चन भी मुझे लगता है बहुत बार आया है एग्जाम में और इसका राइट आंसर जो है वो है साक्ष्य के विधिक नियम। ठीक है, इसका आंसर बी इज द राइट आंसर। और 11th क्वेश्चन है हमारा कि साक्ष्य अधिनियम का प्रारूप किसने तैयार किया था। फिर से वही रिपीट हो गया, तो ये है जेम्स स्टीफन। अब ये हम जो सॉल्व करेंगे तो सेक्शन 1 से 4 तक के क्वेश्चन वो है, सेक्शन तक के क्वेश्चन है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए गलत कथन बताना है। गाइस, ये बहुत बार होता है कि हम लोग ये नहीं देख पाते। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं, ये नहीं देखते कि वहाँ गलत कथन करना है या सही कथन करना है। तो हमेशा मेरा मानना तो यह है, अगर वहाँ नेगेटिव में दे रखा है आपको कि ये नेगेटिव बताना है, तो उसको हल्का सा अंडरलाइन कर लें, जिससे क्या होता है कि वो माइंड में रहता है कि अरे हम इसमें गलत वाला टिक करना है। तो अगर हम इसमें फर्स्ट देख, भारतीय साक्ष्य अधिनियम मध्यस्थ के समक्ष कार्रवाई पर लागू नहीं होता। सेकंड है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम न्यायालय द्वारा साक्ष्य लेने हेतु नियुक्त किए गए आयुक्त के समक्ष कार्रवाई पर लागू नहीं होता। थर्ड, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए शपथ पत्रों पर साक्ष्य अधिनियम लागू होता है। और लास्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम किसी प्रकार के सेना न्यायालयों के समक्ष लागू होने वाली न्यायिक कार्रवाई पर लागू होता है। तो हमें इसमें गलत बताना है। तो गलत हमारे देखिए कौन कौन से हो जाएंगे, दूसरा हो जाएगा, तीसरा भी गलत है और चौथा भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ देखिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा 2 3 4, ये बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता है तो ये कहाँ होता है लागू। ये हमेशा देखिए न्यायिक कार्रवाई पर लागू होता है और यहाँ पर ऑप्शन में हमारे पास वो नहीं है। ये फर्स्ट देखिए, ये देखकर प्रशासनिक अभिकरण की कार्रवाई पर, दूसरा मध्यस्थ की कार्रवाई पर, तीसरा अवमानना की कार्रवाई पर। तो इनमें से कोई भी नहीं है, तो हमारा राइट आंसर होगा डी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम ग्राह्य नहीं है।
ठीक है, इसमें ऑप्शन दिए हैं हमारे पास, शपथ पत्रों पर दिया गया, मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य और वैज्ञानिक का साक्ष्य। तो अगर हम ये लास्ट के 3 देखें तो ये हैं, तो हमारे पास क्या बचता है, शपथ पत्रों द्वारा दिया गया। तो राइट आंसर है ए। अब हम 4th क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पर साक्ष्य अधिनियम लागू होता है? तो अगर हम इसमें एलिमिनेट करें तो मध्यस्थ पर लागू नहीं होता, शपथ पत्र पर लागू नहीं होता और गैर न्यायिक कार्रवाई पर नहीं होता है। तो क्या बचा, न्यायिक कार्रवाई। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। 5th क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस दिन प्रभावी हुआ? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये हम देख सकते हैं 1 सितंबर 1872 में प्रभावी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता। फिर से वही क्वेश्चन, और फर्स्ट ऑप्शन है न्यायालय के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्रों पर, सेकंड है मध्यस्थ के समक्ष कार्रवाइयों पर, और सी है ए और बी दोनों, और डी है न्यायिक कार्रवाइयों पर। तो देखो न्यायिक कार्रवाई पर तो लागू होता है, और बच्चे हमारे बी और सी, इन दोनों पर लागू नहीं होता है, तो सी आंसर इज राइट। अब हम 7th क्वेश्चन पे आ गए हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 किस अधिनियम से निरसित की गई थी? तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ये यूपी ईपीयू के एग्ज़ाम में भी आया था। तो उसका राइट आंसर है निरसित अधिनियम 1938। ये तो आप रट ही लीजिए, किसी भी एग्ज़ाम में कभी भी आ सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन सुसंगत तथ्य क्या होते हैं? विधिक रूप से सुसंगत होना चाहिए उन्हें, ठीक है, जो रेलेवेंसी बताई गई है चैप्टर्स में उनके अधीन उसे सुसंगत होना चाहिए। तो ए इज़ द राइट आंसर। 9th है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख क्या होता है? दस्तावेजी अभिलेख होता है, दस्तावेजी साक्ष्य होता है। और ये दस्तावेजी साक्ष्य और मौखिक साक्ष्य, इनकी अगर आपको डेफिनेशन देखनी है तो आप क्लॉज जो सेक्शन 3 है उसमें डेफिनेशंस देख सकते हैं। 10th क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सम्मिलित किया गया? तो ये किया गया था हमारा 2000 में। कभी कभी ना इसकी डेट भी पूछ लेता है कि कब से ये लागू हुआ, तो ये 17 अक्टूबर 2000 से हुआ था, तो ये भी आप ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए मैं भी आपको वही बता रही थी और ये इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन डाल दिया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को किस तिथि से शामिल किया गया था? तो क्या है, 17 अक्टूबर 2000 से, ठीक है, राइट आंसर ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा? तो किन का दे सकते हैं? ये हम विवादक और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दे सकते हैं, तो ए और बी दोनों ही राइट आंसर होगा, तो सी हो जाएगा। अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, क्योंकि अगर ज़्यादा करेंगे तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, आज इतना ही रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में प्रमाणित एवं स्वीकार करने हेतु प्रावधान किस साक्ष्य अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? तो देखिए अभी हम ये सब देख ही रहे थे कि 2000 वाला, ये मतलब आप समझ लीजिए कि ये जितने मैंने अब तक आपको सीरीज़ बताई है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें ज़रूर देख के जाइए, और आई होप इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आपको ज़रूर मिलेगा। और इससे आगे की सीरीज़ भी मैं जल्दी ला रही हूँ, तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।